ठीक। Good morning all of you. चलो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, जो ट्रिक बताया था, वो ट्रिक्स क्या है? वो ट्रिक्स ये थे कि जब भी कोई दो बॉडी इस तरीके से 2 3 4 5 कितनी भी बॉडी हो, जैसे इस तरीके से बहुत सारी बॉडीज गिवन हो, बहुत सारी बॉडीज गिवन हो इस तरीके से, है ना, इनफाइनाइट, इस तरीके से बॉडीज गिवन हो और यहाँ पे फोर्स लग रहा हो, मान लो 3F, और इस तरफ लग रही हो फोर्स F, है ना। और हमें क्या करनी है? मान लो ये दिस वन इज अ स्ट्रिंग A, दिस वन इज अ स्ट्रिंग B एंड दिस वन इज अ स्ट्रिंग C। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करनी है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, जितनी भी ब्लॉक दिख रही है सबकी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो क्या एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालने की ट्रिक क्या है ना, पूरे सिस्टम को एक बॉडी बना लेंगे। पूरे सिस्टम को क्या बनाएंगे? एक बॉडी बना लेंगे। तो एक पूरा बॉडी बन गया। इस बॉडी के पास मास कितनी है? m m m m 4m मास हो गई, और 3F और F, इन दोनों की रिजल्टेंट कितनी होगी? 2F होगी। एक्सेलरेशन कितनी होगी हर एक ब्लॉक की? देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी फोर्स ओवर मास, और ये हो जाएगी F ओवर 2M। जितनी भी ब्लॉक दिख रही है सबकी यही एक्सेलरेशन है, सबकी यही एक्सेलरेशन है, सबकी क्या है? यही एक्सेलरेशन है। या ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को लिख दो F1 माइनस F2 बाई टोटल मास। एक्सेलरेशन F1 हो गई 3F, F2 हो गई F, टोटल मास हो गई 4M। इस तरीके से डायरेक्टली एक्सेलरेशन को फाइंड करी जा सकती है। डायरेक्ट क्या फाइंड करी जा सकती है? एक्सेलरेशन।
अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड टेंशन। स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स होती है, जैसे ही फोर्सेज अप्लाई होंगी रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी में कौन सी फोर्स जनरेट हो जाएगी, टेंशन फोर्स जनरेट हो जाएगी। तो आपको कहाँ पे टेंशन फोर्स निकालनी है, फाइंड टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग ए। स्ट्रिंग ए में टेंशन फोर्स निकालनी है, स्ट्रिंग ए में टेंशन फोर्स निकालनी है। कैसे निकालोगे, स्ट्रिंग ए में टेंशन फोर्स निकालनी है, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स निकालनी है। तो क्या प्रोसेस बताया था, प्रोसेस ये है कि वो वाली स्ट्रिंग जिस ब्लॉक से कनेक्टेड हो उसकी एफबीडी बना दो। तो देखो जो स्ट्रिंग ए है वो दो ब्लॉक से कनेक्टेड है, इस साइड और इस साइड। तो किसी एक ब्लॉक को कंसीडर करके उस पे सारे फोर्सेस को दिखाएंगे। तो ये रहा ब्लॉक एम मास की, इस साइड फोर्स लग रहा एफ, और ये है वो स्ट्रिंग ए जिस पे हमें फोर्स निकालनी है। और इस रस्सी में मान लो टेंशन है टी, टेंशन क्या है, टी है। और आपको पता है कि ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है, ए से एक्सेलरेट कर रहा है। फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, एक्सेलरेशन होती है F1 माइनस F2 बाई टोटल मास। और एक्सेलरेशन की वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हो, F/2m, m से m कैंसिल आउट हो गई, t निकल आएगी। क्या आएगी t की वैल्यू, t माइनस f की वैल्यू आई है F/2, t की वैल्यू आ गई 3F/2। ए की टेंशन निकल आई, ए में जो टेंशन फोर्स है वो क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई टेंशन इन ए। टेंशन इन ए क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। एक और तरीका है जिससे हम टेंशन निकाल सकते हैं, कैसे जरा देखना, कैसे निकाल सकते हैं जरा देखना। जिस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स निकालनी हो उसके दोनों साइड जितनी भी बॉडी हो ना उसको सिंगल बना दो। तो इस स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में एक ही ब्लॉक है, इस स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड में ब्लॉक 3 है, तीनों को मर्ज करके एक ब्लॉक बना देंगे तो मास हो जाएगी 3m। इस पे फोर्स लग रहा है 3F, इस पे फोर्स लग रहा F। अब ट्रिक यूज करो, टेंशन फोर्स निकालनी है। तो टेंशन फोर्स निकालने का तरीका है M1 F2 M2 F1 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो A में टेंशन क्या आ जाएगी, TA की वैल्यू आ जाएगी M मल्टीप्लाई 3F प्लस 3M मल्टीप्लाई F डिवाइडेड बाई टोटल मास 3M प्लस M 4M हो गई। 3 प्लस 3 6 हो गई, 6/4 हो जाएगी 3/2। देखो सेमी आंसर आया, क्या सेमी आंसर आया है, सेमी आंसर आया है। तो दोनों में से जो भी बेस्ट पॉसिबल आपको लगता हो वो आप यूज़ कर सकते हो। टेंशन ए की फाइंड आउट हो गई है, अब क्या फाइंड करनी है, टेंशन इन बी। थर्ड पॉइंट में क्या फाइंड करनी है, टेंशन इन बी। थर्ड वाले पॉइंट में फाइंड करनी है टेंशन इन स्ट्रिंग बी, जिसको कि हम लोगों ने लिखा है TB। ये हमें फाइंड करनी है। अब हमें क्या करनी है, ए में टेंशन फाइंड नहीं करनी है, ये तो फाइंड आउट हो गई है। अब हमें बी वाले स्ट्रिंग में फाइंड करनी है। इसमें टेंशन कितनी टेंशन होगी, इसमें जल्दी से बताओ कितनी टेंशन फोर्स होगी। तो जिस भी स्ट्रिंग में फाइंड करनी हो उसको शो करेंगे, इसी में हमें टेंशन फाइंड करनी है। इसके लेफ्ट साइड कितनी ब्लॉक दिख रही है, 2 ब्लॉक दिख रही है, उसको एक ब्लॉक बना दो, मास हो जाएगी 2m।
इस स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड में कितनी ब्लॉक दिख रही है, टोटल मास रख दो, टोटल फोर्सेस को शो कर दो। टोटल फोर्सेस को हमने क्या कर दिया, शो कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप सेम प्रोसेस यूज करो। इस टेंशन की वैल्यू होगी m1 इंटू F2 m2 इंटू F1 बाई टोटल मास। तो टेंशन इन B क्या आ जाएगी, टेंशन इन B आ जाएगी 2m मल्टीप्लाई 3F प्लस 2m मल्टीप्लाई F, टोटल मास से डिवाइड करेंगे 4m, कितनी आ गई 3 + 2 6, 6 + 2 8, 8/2, 8/4 आ जाएगी 2F। बी में टेंशन है 2F। बी में कितनी टेंशन है, बी में टेंशन है 2F के इक्वल। बी में कितनी टेंशन है, 2F के इक्वल है। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, टेंशन इन अ स्ट्रिंग C, यानी आपको TC फाइंड करनी है, टेंशन इन स्ट्रिंग C। जल्दी से बताओ इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। अब हमें बी में टेंशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। सी में आपको बतानी है टेंशन। जल्दी से तुम लोग सॉल्व करके बताओ कि सी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, सी में टेंशन क्या होगी, सी में टेंशन कितनी होगी। फिर से सेम प्रोसेस आपको यूज करने हैं। सी वाले स्ट्रिंग को शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ये है स्ट्रिंग सी जिसमें टेंशन है TC। इस स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में कितनी मास है, 3m मास है। कितनी मास है, 3m मास है। और कौन सी फोर्स लग रही है उस साइड में, F। राइट हैंड साइड चलो, इस स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड में एक ही ब्लॉक है जिसकी मास है m। इस पे कितनी फोर्स लग रही है, 3F। तो अब टेंशन कितनी हो जाएगी, m1 इंटू F2 m2 इंटू F1 बाई टोटल मास। सेम ट्रिक यूज किया तो टेंशन इन T क्या हो, टेंशन इन C क्या हो जाएगी, 3m मल्टीप्लाई 3F प्लस m मल्टीप्लाई F डिवाइडेड बाई टोटल मास इज 4m। तो कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10/4, 10/4 कितनी हो जाएगी, 2.5F। 2.5F हो गई, 2.5F हो गई। कितनी हो गई, 2.5F हो गई। ए में टेंशन क्या आया था, देखो ए में टेंशन आया था F/2। बी में टेंशन क्या आया था, 2F। और सी में टेंशन क्या आया है, 2.5F। इससे एक कॉन्सेप्ट पता चलता है। क्या कॉन्सेप्ट है कि बिगर फोर्स के साइड, बिगर फोर्स के जो नियरर स्ट्रिंग्स होते हैं, बिगर फोर्स के नियरर स्ट्रिंग में टेंशन ज़्यादा होती है। बिगर फोर्स के नियरर टेंशन फोर्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। और उससे जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, टेंशन कम होती चली जाएगी। यहाँ पे देखो 2.5 है, यहाँ पे 2F है, यहाँ पे F/2 है। टेंशन क्या हो गई, टेंशन लॉस हो रही है। टेंशन की क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अब मान लो हमने ना पॉइंट ब्लॉक्स नहीं लिया है, बल्कि हमने एक रोप ले रखा है, रोप, रस्सी। और वो रोप मास कैरी करती है, यूनिफॉर्म मास कैरी करती है। रोप यूनिफॉर्म मास कैरी करती है। ये रोप गिवन है, ये रोप गिवन है।
ठीक है, ये रोप गिवन है और इस रोप पे हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया F और इस रोप की मास है M। रोप पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया F, इसकी मास है M। अब आपको बतानी है कि इस एंड से जिस एंड पे हमने फोर्स लगाया उस एंड से x डिस्टेंस पे, उस एंड से जो x डिस्टेंस पे पार्टिकल होगा वो पार्टिकल क्या कर रहा, वो पार्टिकल बैक साइड वाले पार्टिकल को पुल कर रहा, बैक साइड वाले पार्टिकल को पुल कर रहा ड्यू टू टेंशन फोर्स। तो x वाले पार्टिकल के पास कितनी टेंशन फोर्स है ये बतानी है। सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे, पहला पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ रोप क्या होगी ये बतानी है। सेकंड क्या बतानी है, टेंशन इन रोप, टेंशन इन रोप एट अ डिस्टेंस x, डिस्टेंस x एज शॉन, ये आपको बतानी है टेंस। और लास्ट पार्ट में क्या करनी है, t और x की ग्राफ ड्रॉ करनी है, टेंशन और x की ग्राफ ड्रॉ करनी है, टेंशन और x की क्या करनी है, ग्राफ ड्रॉ करनी है। जल्दी से ज़रा सॉल्व करो, टेंशन और x की क्या करनी है, ग्राफ ड्रॉ करनी है। सैम अंसारी, गुड मॉर्निंग। टेंशन और x की ग्राफ ड्रॉ करनी है लास्ट पार्ट में। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन इसकी। कंप्लीट बॉडी की मास है m और बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है F। तो फर्स्ट पार्ट की आंसर तो बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन रोप की क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये फॉर्मूला होती है जनरल। एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स सिंगल F है, टोटल मास m है, तो एक्सेलरेशन रोप कितनी से एक्सेलरेट कर रहा, F अपॉन m से एक्सेलरेट कर रहा। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करनी है, इस वाले पार्ट में टेंशन निकालनी है। तो अभी टेंशन निकालने का तरीका बताया था। टोटल लेंथ रोप की गिवन होगी हमेशा, टोटल लेंथ L है, हमें क्या करनी है, टेंशन निकालनी है। तो क्या करो आप, जिस पार्ट में टेंशन निकालनी हो उसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट में देखो कितनी मास है, उसको एक ब्लॉक बना दो। उसके राइट हैंड साइड वाले में देखो कितनी मास है, उसको अलग ब्लॉक बना दो, फोर्स को रिप्रेजेंट कर दो, है ना। इस साइड फोर्स लग रहा 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस साइड फोर्स लग रहा F। अब आप बता सकते हो इसमें कितना मास है, यस बता सकते हैं। L लेंथ में मास m है तो यूनिट लेंथ में m/l होगी और x लेंथ में m/l इंटू x होगी। इतनी मास है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में कितनी मास है, तो आपको पता है ये L है, ये x है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, L माइनस x हो गई। तो L माइनस x लेंथ में मास क्या हो गई, यूनिट लेंथ में मास m है ना, यूनिट L लेंथ में मास m है, यूनिट लेंथ में m/l, और L माइनस x लेंथ में इतनी मास हो जाएगी। मास निकल गई क्या, यही हो गया m1 m2। अब कैसे टेंशन निकालते हैं, टेंशन कैसे निकालते हैं, m1 इंटू f2 m2 इंटू f1 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसे ही तो निकालते हैं टेंशन। तो टेंशन क्या हो जाएगी, टेंशन जो x डिस्टेंस पे होगी वो हो जाएगी m1 इंटू f2
यानी m/l l माइनस एक्स। इस मास को f से मल्टीप्लाई कर दिया और इस मास को अब f से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो 0 है, तो 0 ही आएगा। और रस्सी का पूरा मास तो m है, पूरा मास क्या है, m है। तो एक्सेलरेशन हो गई F/m। टेंशन कितनी आई देखो, m से m कैंसिल आउट हो गई और टेंशन आया है, उसको अरेंज कर लो F माइनस F/l इंटू एक्स। ये देखो आया है, m तो कट गई और रिलेशन क्या आया, F माइनस x/l इंटू एफ। ये देखो टेंशन आया, ये आया है टेंशन फोर्स की इक्वेशन। इसकी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या, इसकी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या, इसकी ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई स्लोप जो कि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव का मतलब ऊपर से स्टार्ट लेगा, स्लोप नेगेटिव का मतलब है ग्राफ ऐसे जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा नहीं, ग्राफ इस तरीके से जाएगा। लेकिन x की वैल्यू इधर पॉजिटिव लिया हूँ तो इधर नेगेटिव तो नहीं होगा, तो इसीलिए इस पार्ट को हटा देंगे। ये ग्राफ होगी, टेंशन नेगेटिव भी नहीं होती है तो ये भी पार्ट हटा देंगे। तो ग्राफ ये हो गई। इसका मतलब समझो कि जैसे जैसे डिस्टेंसेज, पहले अगर x 0 लेंगे तो टेंशन मैक्सिमम होगी और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे टेंशन की वैल्यू कम होगी। और जब x की वैल्यू l होगी, x की वैल्यू l रखो तो f माइनस एफ 0, यहाँ पे टेंशन 0 है और यहाँ पे टेंशन f पे है। जिस एंड पे फोर्स अप्लाई करते हैं उस एंड पे फोर्स ही टेंशन के इक्वल होती है और लास्ट एंड जहाँ पे फोर्स ही नहीं लगा है उस एंड पे टेंशन भी 0 होती है और उसके बीच में टेंशन लीनियरली चेंज होती है। लीनियरली क्या होती है, चेंज होती है। केवल टेंशन और नॉर्मल फोर्सेस निकालने का ये ट्रिक नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था कि दो ब्लॉक इस तरीके से कनेक्टेड हो और इस तरफ से फोर्स लग रहा हो F1, M1, M2, F1, F2 इस तरीके से मान लो फोर्स लग रहा हो और हमें जाननी हो कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितनी है। तो नॉर्मल फोर्स निकालने का ट्रिक क्या बताया, M1 मल्टीप्लाई F2, M2 मल्टीप्लाई F1, M1 मल्टीप्लाई F2, M2 मल्टीप्लाई F1 डिवाइडेड बाई टोटल मास। नॉर्मल इस ट्रिक से निकल गया। अभी अभी देखा था टेंशन भी कैलकुलेट हो गई। टेंशन कैसे निकाला, तो देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसकी मास है M1, सेकेंड ब्लॉक है जिसकी मास है M2, बीच में एक रस्सी जुड़ी हुई है। M2 पे फोर्स लग रहा है F2, M1 पे फोर्स लग रहा है F1। तो देखो सेम ही तरीके से जैसे नॉर्मल निकला है सेम प्रोसेस से टेंशन भी निकल गया। M1 F2, M2 F1 टेंशन आ जाती है M1 F2 M2 F1 डिवाइडेड बाई टोटल मास। और जो टेंशन और नॉर्मल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। तो जितने भी इंटरनल फोर्सेज होते हैं हर एक जगह ये चीज़ें यूज़ करी जा सकती है। जहाँ कहीं भी इंटरनल फोर्स जनरेट हो सारे इंटरनल फोर्स को इस ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कौन सी इंटरनल फोर्स है जो जनरली यूज़ होती है, फ्रिक्शन। कौन सी है, फ्रिक्शन। चलो फ्रिक्शन में भी अप्लाई करके दिखाता हूँ कि फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करी जा सकती है वो आप देखो सेमी मेथड से।
सेम मेथड से फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन भी एक इंटरनल फोर्स होती है। जैसे मान लो हमारे पास दो ब्लॉक हैं, इसी ट्रिक से हमें फाइंड करने दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक है देखो M1 और इसी के ऊपर में एक सेकेंड ब्लॉक है M2, इसी के ऊपर में सेकेंड ब्लॉक है M2 और हमने इस पे फोर्स लगा दिया F। M1 पे फोर्स लगा दिया F1 और M2 पे फोर्स लगा दिया F2 ऐसे। और ये वाला सरफेस तो स्मूथ है, लेकिन ये वाला सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है। क्या है? रफ है। एंड रफनेस काफिशिएंट कुछ भी है, म्यू एस गिवन है, रफनेस काफिशिएंट गिवन है। ठीक है, रफनेस काफिशिएंट क्या है? गिवन है। तो इनके बीच कितनी फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगी जब ये बॉडी क्या होगी? मूविंग होगी या रेस्ट में होगी? रेस्ट में भी होगी तब भी फ्रिक्शन हो सकती है। तो हमें केवल ये जानना है कि दोनों सरफेस के बीच में कितनी फ्रिक्शन जनरेट हो रही होगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स हो गया और फ्रिक्शन को भी सेम ही तरीके से निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो M1 मल्टीप्लाई F2, M2 मल्टीप्लाई F1 डिवाइडेड बाई टोटल मास, M1 मल्टीप्लाई F2, M2 मल्टीप्लाई F1 डिवाइडेड बाई टोटल मास। इस तरीके से फ्रिक्शन को भी निकाल लिया हमने विद इन अ सेकेंड, है ना, विद इन अ सेकेंड। फ्रिक्शन इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसकी बहुत सारी स्पेशल केस, इसी पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो जनरली पूछी जाती है। इसी पे बेस्ट दो क्वेश्चन SCB में भी गिवन है, SC वर्मा में, और हर एक स्टैंडर्ड बुक में इस टाइप की क्वेश्चन दी जाती है। अगर ये वाली पार्ट अगर यूज़ करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, अदरवाइज कम से कम 5 से 10 मिनट तो लग ही जाएगा। चलो देखते हैं। जो क्वेश्चन जनरली दी जाती है वो ये है कि मान लो इस स्मूथ सरफेस के ऊपर में वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास M1 एंड ये वाली ब्लॉक की मास है M2 और लोअर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा है F। इसके काफिशिएंट क्या है? काफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस। काफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू एस। काफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू एस। तो आप ना स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर बात की जाए, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड a static friction force acting between the blocks। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया। इसका मतलब यह है कि ये दोनों ब्लॉक रिलेटिवली स्लीप नहीं कर रहा बल्कि एक साथ जा रहा है। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो ये सेम ट्रिक यूज़ कर लोगे। किसके लिए यूज़ करोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए। तो जल्दी से फाइंड करो, जल्दी से बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? M2 मल्टीप्लाई F। इस पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा, 0 लग रहा। M1 मल्टीप्लाई 0, M2 मल्टीप्लाई F डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 प्लस M2। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ जाती है? M2 मल्टीप्लाई F ओवर M1 प्लस M2। ये हो गई स्टैटिक फोर्स जो ब्लॉक के बीच में लग रही है। ये वो स्टैटिक फोर्स है जो दोनों ब्लॉक के बीच में लग रही है। और भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। चलो मैं अनदर मेथड से निकाल के दिखाता हूँ। अनदर मेथड से निकाल करके दिखाता हूँ
कैसे निकाल सकते हैं? अनदर मेथड के थ्रू देखता हूँ। अनदर मेथड फॉर फाइंडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन को अनदर मेथड से कैसे निकालेंगे? अनदर मेथड इज सिंपल, न्यूटन्स लॉ। स्टेप फर्स्ट में न्यूटन्स लॉ लगाओ और एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन हो जाएगी फोर्स बाय मास। स्टैटिक का मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहा है, तो वो दोनों ब्लॉक एक ब्लॉक हो गया, इसलिए फोर्स अपॉन मास। दूसरा स्टेप है ऊपर वाला ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है? ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है तो जरा सोचो ऊपर वाले ब्लॉक पे कौन सा फोर्स है जो इसे आगे ले जा सकता है? केवल फ्रिक्शन, और तो कोई अदर फोर्स रियल दिख ही नहीं रहा है। फ्रिक्शन आगे ले जा रहा होगा और आपको पता है इसकी एक्सेलरेशन ए है, तो न्यूटन्स लॉ से क्या होती है? F इक्वल्स टू ma होती है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी m2 इंटू ए, और ए की वैल्यू पता है F ओवर m1 प्लस m2। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आ गई? m2F ओवर m1 प्लस m2। दिस इज द स्टैटिक। देखो सेमी आंसर आया क्या? सेमी आंसर तो आया है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सोचना भी पड़ा, लेकिन इस फॉर्मूले में आपको बहुत ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, डायरेक्टली आपने यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को निकाली जा सकती है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन को इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपसे अनदर क्वेश्चन क्या पूछी जा सकती है वो समझो। इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछी जा सकती है कि मान लो हमने फोर्स लगाया और ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? सेल्फ एडजस्टेबल होती है। जैसे जैसे देखो अभी जो फ्रिक्शन निकाला है वो क्या आया है? m1 प्लस m2 इंटू एफ। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन और एफ का ग्राफ खींचेंगे तो एफ जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे स्टैटिक भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ता चला गया, लेकिन स्टैटिक का लिमिट है, अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। अपने लिमिट को क्या नहीं कर सकता? क्रॉस नहीं कर सकता। अब ये लिमिट को तो क्रॉस कर नहीं सकता, तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग पे आ जाती है उसके बाद तो वो काइनेटिक में आ जाती है, फिर वो काइनेटिक में आ जाती है, वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जनरेट हो जाती है। तो आप अगर F को इंक्रीज करते जाओ तो एक लिमिट है, उसके बाद तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछी जाती है कि F की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोनों ब्लॉक को रिलेटिवली मूव करने की, है ना। दोनों ब्लॉक को रिलेटिवली मूव करने के लिए F की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, या दोनों बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए मैक्सिमम आप F कितनी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमें कंडीशन लगाने हैं। नेक्स्ट इसी में क्या पूछा जा सकता है, सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that both blocks remains at rest relative to each other। कोई मूवमेंट नहीं हो, बल्कि रिलेटिवली क्या हो, रेस्ट में हो। रिलेटिवली किस में हो, रेस्ट में हो। तो देखो
आपको पता है कि आपने क्या कर दिया है, एफ की मैक्सिमा वैल्यू लगा दिया, तो m2 ओवर m1 प्लस m2 और f का आपने मैक्सिमा लगा दिया। और जैसे ही मैक्सिमा लगाएंगे तो स्टैटिक भी अपने मैक्सिमा पे पहुंच जाएगा। और स्टैटिक की मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है म्यू मल्टीप्लाई नॉर्मल, म्यू मल्टीप्लाई नॉर्मल। और ये हो गई m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई f मैक्सिमा। नॉर्मल कितनी यहाँ पे जनरेट होगी, तो किसी भी हॉरिजॉन्टल पे नॉर्मल क्या होती है, उसके ऊपर की टोटल फोर्स। तो इस सरफेस के ऊपर तो इसकी बेटी केवल फोर्स है, तो नॉर्मल हो गई m2g। तो म्यू एस m नॉर्मल हो गई m2g और ये हो गई m2 ओवर m1 प्लस m2 f मैक्सिमा। m2 कैंसिल आउट हो गई और f मैक्सिमा देखो निकल करके आ जाती है। f मैक्सिमा कितनी आई, f मैक्सिमा आई म्यू एस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। यानी मैक्सिमम आप इतनी फोर्स लगाओगे तो वो दोनों रिलेटिवली रेस्ट में रहेगा, और इस फोर्स से 0.00001 अमाउंट भी फोर्स ज़्यादा करेंगे तो रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है दोनों ब्लॉक को रेस्ट में रखना हो तो रेस्ट की कंडीशन क्या है, तो रेस्ट में रखने की कंडीशन है, रेस्ट में रखने की कंडीशन है कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए इस फोर्स से। और अगर अप्लाई फोर्स इससे ज़्यादा कर दिया तो मोशन में आ जाएगी। मोशन की क्या कंडीशन है, मोशन की क्या कंडीशन है, मोशन में आने की कंडीशन हो गई, मोशन में आने की कंडीशन हो गई कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो दैट विल बी ग्रेटर देन म्यू एस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई जी। ये मूव करने की कंडीशन है और ये रेस्ट में रहने की कंडीशन है ना। एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको चेक करते हैं, एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। जरा जल्दी से चेक करके बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है इस ब्लॉक की मास है m और अपर ब्लॉक की मास है 3m। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है ना, यहाँ पे क्या फोर्स लगाया, या मान लो इसको 1 kg और इसको मान लो 3 kg और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है। कितना फोर्स लगाया है, 40 न्यूटन का फोर्स, और इसके म्यू एस की वैल्यू दिया है 0.4। जल्दी से बताओ देयर इज स्लीपिंग बिटवीन ब्लॉक्स और नॉट, बिटवीन ब्लॉक्स और नॉट। दोनों ब्लॉक स्लिप कर रहा है रिलेटिवली या नहीं, दोनों ब्लॉक में रेस्ट में है रिलेटिवली या रिलेटिव स्लिपिंग में है। जल्दी से बताओ स्लिप करके मूवमेंट होगी या बिना स्लिप हुए मूवमेंट होगी, क्या होगी, कैसे चेक करेंगे, कंडीशन आपको मालूम है। चलो इसकी सॉल्यूशन देखो। कंडीशन क्या है, कंडीशन तो क्लियर है कि मूव करने के लिए पहले आपको कम से कम इतना फोर्स लगाना होगा, इससे अगर ज़्यादा लगा है ये आप निकालो, जो भी वैल्यू आए अगर उससे ये ज़्यादा है तो मूव करेगी दोनों। अगर ये वाली वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आ रही है तो मूव नहीं करेगी।
स्लिपिंग नहीं होगी। म्यू एस की वैल्यू 0.4, M1 1 है, M2 3 है और जी की वैल्यू 10 होती है। 0.4 को लिख दो इस तरीके से, कितनी आ गई, 4 4 जा 16 न्यूटन। देखो 16 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज़्यादा लगाएंगे तो मूवमेंट हो जाएगी, और यहाँ तो 40 न्यूटन लगा दिया है, बहुत ज़्यादा लगा दिया है। तो अब क्या होगी, ये रेस्ट में नहीं रहेगी दोनों बॉडी, बल्कि स्लिपिंग होगी। ये अलग एक्सेलरेशन से आगे भागेगा, ये अलग एक्सेलरेशन से आगे भागेगा। आई बात समझ में कि नहीं? आ गई बात समझ में? कैसे चेक करेंगे कि दो ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग है कि नहीं है? इस तरीके से चेक करी जा सकती है। एज 16 न्यूटन इज लेस देन 40 न्यूटन, देयरफॉर देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक्स and both will have different acceleration। क्या आप उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना चाहेंगे? वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एक्सेलरेशन जैसे मान लो अगर 3 kg वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन जाननी है, इसको हमने बोल दिया A1, तो इस पर कौन सी फोर्स लग रही है आगे की तरफ जो इसे ले जा रहा, वो तो इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है, वो तो इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन है जो इसे एक्सेलरेट कर रहा है। और उस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के, नहीं दिया हुआ है तो म्यू एस से ही काम चला लेंगे। म्यू की वैल्यू 0.4, नॉर्मल की वैल्यू mg होती है, 30 हो गई 12 न्यूटन। मास 3 kg है, फोर्स हो गई 12 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? फोर्स अपॉन मास, फोर्स 12 मास 3, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 3 kg की एक्सेलरेशन निकल गई। जब 3 kg की एक्सेलरेशन निकल गई तो 1 kg का भी निकल जाएगा। कैसे, ज़रा देखना, आगे की तरफ लग रहा 40 न्यूटन, और देखो इस पे फ्रिक्शन 12 आगे लगा, तो इस पे फ्रिक्शन 12 पीछे लगेगा कि नहीं? जल्दी से बताओ, इसका एक्सेलरेशन अगर A2 है तो A2 की वैल्यू क्या होगी? एक्सेलरेशन होती है F1 माइनस F2 बाई मास, 40 माइनस 12 बाई 1 कितनी हो जाएगी? 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है? उसी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है जिस पे फोर्स लगाई गई है। आ गई बात समझ में? आ गई होगी बात समझ में। अब मान लो हमारे पास दो ही नहीं, दो से ज़्यादा भी ब्लॉक्स हैं। मान लो ये ब्लॉक्स है जिसकी मास है M1, इसके अपर में एक ब्लॉक है जिसकी मास है M2, इसके भी ऊपर में एक ब्लॉक है जिसकी मास है M3, इसके भी ऊपर में एक ब्लॉक है जिसकी मास है M4, इसके भी ऊपर में एक ब्लॉक है जिसकी मास है M5। इस तरीके का एक सिस्टम है। इस तरीके का क्या है? एक सिस्टम है, और हमने इस पे लगा दिया फोर्स, सपोज करो 2F, इस पे फोर्स लगा दिया F, इस पे फोर्स लगा दिया F, है ना? इस पे इस तरीके से फोर्स लगाया हुआ है। और सबसे नीचे वाला जितनी भी सरफेस है ना, यहाँ पे जैसे μ1 है, यहाँ पे μ2 है, यहाँ पे μ3 है, यहाँ पे μ4 है, और ये सरफेस है स्मूथ। सरफेस कैसी है? स्मूथ है। आपको क्या फाइंड करनी है? फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एक्टिंग
एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2। ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। किसके बीच स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है? m1 और m2 के बीच कितनी, इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कितनी जनरेट हुई है। क्वेश्चन में बोला गया कि यह स्टैटिक नेचर की है, उस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को निकालनी है, काउंट करनी है। जल्दी से ज़रा बता दो कितनी होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। कितनी होगी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? कितनी होगी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? जल्दी से ज़रा बता दो। सबसे पहले तो किन दो ब्लॉक के बीच निकालनी है, देखना सॉल्यूशन कैसे करता हूँ, कैसे सॉल्विंग करी जाती है ज़रा देखना। बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करी जाती है। किन दो ब्लॉक के बीच पूछी गई है, m1 और m2 के बीच। तो जिस सरफेस पे आपको फ्रिक्शन निकालनी हो, इस सरफेस पे हमें जानी है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस सरफेस के ऊपर में जितनी ब्लॉक है सबको एक सिंगल ब्लॉक बना देंगे, और इस ब्लॉक के नीचे जितनी, इस सरफेस के नीचे जितनी ब्लॉक है उसको सिंगल बना देंगे। तो इसके ऊपर में कितना ब्लॉक है देखो, ऐसे कर देना। ये हो गई m1, ये रहा m2, ये रहा m3, ये रहा m4 और ये रहा m5। किसके बीच निकालनी है स्टैटिक? जल्दी से ज़रा बताना, किसके बीच निकालनी है स्टैटिक? इसके बीच, ये वाली बाउंड्री है, इसी पे निकालनी है, क्योंकि यही वो बाउंड्री है जो m1 और m2 के बीच का है। तो क्या करो, जितने भी ऊपर ब्लॉक हो सबको एक ब्लॉक बना दो। अब ये एक ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर F, और m3 वाले इधर लग रहा है F, और इस पे इधर लग रहा है 2F। तो देखो, इस सरफेस के ऊपर में जो ब्लॉक है उस पे फोर्स लगाया राइट साइड में F, लेफ्ट साइड में F। तो F ने F को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लगा। F ने F को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। इसका मतलब इस ब्लॉक पे ओवरऑल फोर्स लगा 0। मास कितनी है? इसकी मास है m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। इसकी मास कितनी है? m1 है। इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन निकालनी है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, ट्रिक बताया हूँ, m1 इंटू f2, m2 इंटू f1 डिवाइडेड बाय टोटल मास, m1 इंटू 0, और टोटल m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5, इसको मल्टीप्लाई करा 2f से और टोटल मास से डिवाइड किया। टोटल मास कितनी है? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। तो आंसर क्या आया? आंसर आ रहा है 2f m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। दिस इज द आंसर। ये वो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो m1 और m2 के बीच अप्लाई हो रही है। क्लियर है सबको? क्लियरली समझ में आ गई क्या? अब इसी में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन की? m2 और m3 के बीच आपको बतानी है। किसके बीच बतानी है? m2 m3 के बीच में बतानी है। फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स
फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन M2 and M3 ब्लॉक्स। M2 एंड M2 और M3 ब्लॉक्स के बीच की सरफेस में क्या निकालनी है? स्टैटिक फ्रिक्शन निकालनी है। अब यहाँ पे नहीं निकालनी है, M2 M3 पे निकालनी है। M2 M3 की सरफेस दिख रही है, इस सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए। इस सरफेस में कितनी स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हुई है ये कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम ही प्रोसेस जैसे अभी यहाँ पे करा था, जिस वे में यहाँ पे यूज़ की गई सेम ही प्रोसेस यूज़ कर देंगे वहाँ पे भी। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व की जा सकती है। M2 M3 के बीच में सबसे पहले क्या करो, जितनी भी ब्लॉक्स है सबको रिप्रेजेंट कर दो। ये M1 है, M2, M3, M4 एंड M5। अब बताओ हमें किसके बीच निकालनी है? 2 और 3 के बीच, 1 2 3 ये वाली सरफेस के बीच। तो इसके नीचे जितनी ब्लॉक्स हो उसको सिंगल ब्लॉक बना दो, इसकी मास हो जाएगी M1 प्लस M2। इसके ऊपर में जितनी ब्लॉक्स हो सबको एक बना दो, ये हो गई, इसकी मास हो गई, क्या हो जाएगी? M3 प्लस M4 प्लस M5, M3 प्लस M4 प्लस M5। अब देखो M3 पे लग रहा था इधर फोर्स और इस पे इधर फोर्स, इक्वल फोर्स था, इक्वल फोर्स कैंसल आउट हो गए। ओवरऑल इस पे फोर्स लग रहा 0 और इस ब्लॉक पे लग रहा फोर्स क्या? 2F। अब आपको इसके बीच स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालने हैं। नहीं निकल आएगी, कितनी हो जाएगी इसके बीच स्टैटिक? अगर F2 मान रहा हूँ तो F2 की वैल्यू हो जाएगी M1 इंटू F2, M2 इंटू F1 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो M1 प्लस M2 को मल्टीप्लाई करा 0 से और M3 प्लस M4 प्लस M5 को मल्टीप्लाई करा 2F से, और टोटल मास क्या हो गई? टोटल मास पूरे बॉडी की, जितनी भी बॉडी हो सबकी, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? आंसर आया 2F। M3 M4 M5 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। ये आ गया स्टैटिक, ये आ गया स्टैटिक, ये स्टैटिक फोर्स है। किसके बीच निकाला? 2 और 3 के बीच। 3 और 4 के बीच निकाल करके दिखाओ थर्ड पार्ट में। 3 और 4 सरफेस के बीच कितनी स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होगी? कितनी फ्रिक्शन जनरेट होगी? थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स between blocks of mass M3 and M4। सॉल्व हो जाएगी क्या? जैसे अभी 2 किया उसी तरीके से तीसरे को भी करेंगे।
नहीं आया समझ में? चलो थर्ड और फोर्थ के बीच कैलकुलेट करनी है। थर्ड और फोर्थ के बीच में मान लो दिस वन इज ब्लॉक ऑफ मास m1, ब्लॉक ऑफ मास m2, ब्लॉक ऑफ मास m3, ब्लॉक ऑफ मास m4, ब्लॉक ऑफ मास m5। इस तरीके से डिफरेंट ब्लॉक्स दी गई है 1 2 3। हमें निकालने हैं 3 और 4 के बीच में, इस वाले बाउंड्री पे। इस वाले बाउंड्री के ऊपर में जितनी ब्लॉक्स हो उसको एक बना दो, यहाँ पे m4 प्लस m5 हो जाएगी। और m4 और m5 पे देखो तो एक फोर्स F अप्लाई हो रही है। और इसके नीचे जितना ब्लॉक्स है उसको एक सिंगल बना दो। इसके नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 और इस पे फोर्स लग रहा F 2F इस साइड F इस साइड, तो रिजल्टेंट हो गया 2F माइनस F। ये लग रहा स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने में अगर इस तरफ F है तो इसको इस तरफ करोगे तो माइनस F आएगा, अब ट्रिक यूज करो m1 इंटू F2, m2 इंटू F1 डिवाइडेड बाई टोटल मास। और इस फ्रिक्शन को मैं बोल रहा F3। तो F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? F3 की वैल्यू हो जाएगी m1 प्लस m2 प्लस m3, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस F से, प्लस m4 प्लस m5 को मल्टीप्लाई करो F से, और टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। ये हो गई। कितनी आ गई स्टैटिक? जल्दी से ज़रा बताओ। ये माइनस में आ गई, ये प्लस में। F ले लो कॉमन। F जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगी? m4 प्लस m5 माइनस m1 माइनस m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय टोटल मास आई है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। इसी तरीके से 4 और फर्स्ट के बीच भी निकाल सकते हैं, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।